हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों से एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी। आपको क्या करना है, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आपको इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो में एक कोड भी मैं दूंगा, उसे कमेंट कर देना रहेगा। बस आपको इजीली PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी जल में लवण का घुलना एंड ऑप्शन डी LPG का दहन। आपको ये बताना है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें दोस्तों LPG का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक विलयन का पीएच मान 5 है। यह विलयन है, विलयन का पीएच मान 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यह क्या होगा, यह विलयन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह विलयन होगा अम्लीय। देखिए जब विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच होगा तो विलयन अम्लीय होगा, और जब विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होगा तब विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो 0 से 7 के बीच में है ना विलयन का पीएच मान, तो विलयन क्या होगा, जब 0 से 7 के बीच होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ये अम्लीय, ठीक है। विलयन का पीएच मान 5 दे रखा है, तो ये 0 से 7 के बीच में ही है, तो अम्लीय होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी इसे कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में सहायक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए है खाने का सोडा, बी है नौशादर, सी है धावन सोडा एंड डी है फिटकरी। तो इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। नहीं पता दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र तो सभी को पता होगा, मुझे पूरा 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 उम्मीद है आप पर दोस्तों, एक बार कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है Na2CO3.10H2O, दूसरा ऑप्शन है NaHCO एंड तीसरा ऑप्शन है NaCl एंड चौथा ऑप्शन है NH3Cl। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु जल, ठीक है। सोडियम, इसका रासायनिक नाम सब लोग कमेंट कर दीजिए, मुझको नहीं पता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जड़ों द्वारा, बी है तने द्वारा, सी है पत्तियों द्वारा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए सभी के सभी विद्यार्थी। नहीं पता तो मुझसे सुनिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जड़ों द्वारा। खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक है। अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस अग्न्याशय में पाया जाने वाला एक रस है, इसे अग्न्याशयी रस कहा गया है। यह किसका पाचन करता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है प्रोटीन यूमोसा एंड सी है NaCl। गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट योम वसा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, कृमि रूपी परिशेषिका भाग है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप लोग जितनी मन कहें उतनी स्टार लगा लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पर लगाइए और इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पता है तो बता दीजिए। इसका राइट आंसर है बड़ी आंत, जिसको बृहद्रांत कहते हैं। बृहद्रांत चाहे बड़ी आंत एक ही होता है। तो कृमि परिशेषिका बड़ी आंत का एक भाग है। ठीक, किसका एक भाग है, बड़ी आंत का एक भाग है। जैसे आपका शरीर का एक भाग है, आपकी अंगुलियां, आपका हाथ, आपका नाक, जैसे आपकी बड़ी आंत का एक भाग है बृहद्रांत का। बृहद्रांत बड़ी आंत को कहते हैं और इसका एक भाग हो जाएगा कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका या कृमि रूपी परिशेषिका एक ही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन बताना है। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। बी ऑप्शन दिया नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। बी ऑप्शन दिया है लेकिन विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है और विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पे विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको विटामिन बी दिया होता तो वो राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे तो विटामिन डी है, तो ये कहाँ से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी है, बस इतना याद रखिए बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य बताना है। जा से जल, जा से जाइलम, ये हो गई ट्रिक। जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन। जा से जाइलम, जा से जल, जाइलम जल का संवहन करता है। जा से जाइलम, जा से जल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम किसके कार्य में सहायक होता है पादपों में दोस्तों, तो वो होता है भोजन के संवहन में। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जा से जल, जा से जाइलम, तो जाइलम हो जाएगा भोजन का संवहन करने वाला। ठीक, क्या भैया कहाँ गलत कर रहे हैं हम। जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संक्षारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी कीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता में टिप्पणी कीजिए। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। कोई भी धातु हो, चाहे लोहा हो, चाहे चांदी हो, चाहे जस्ता हो, जब ये अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी वाले क्षेत्र में और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, तब ये क्या होगी भैया, संक्षारित हो जाएगी। क्या होगी, संक्षारित हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा जब दोस्तों क्या होता है, पानी के संपर्क में आता है। जब लोहे को अगर हम पानी में रख देते हैं बरसात में, तो वो जंग उस पर लग जाती है, जंग से वो संक्षारित हो जाता है। जंग लगने से क्या होता है, क्यों संक्षारित होता है दोस्तों,
क्यों संक्षारित होता है? उस पर जंग लगती है, वो नमी में आता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसके कारण। यानी कि नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है और इसे ही संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत। ठीक है, चांदी के ऊपर, चांदी जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो उस पर काली परत का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड तांबे के ऊपर हरे परत का निर्माण हो जाता है। आप देखते हैं जो आपके घरों में तार होता है उस पर क्या होता है, क्या होता है, उस पर हरा हरा परत चढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तो उस पर हरी परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं युक्त, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित मतलब जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे तेल तथा वसा युक्त से क्या मतलब है, जैसे जो चिप्स होता है वो उसमें तेल की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। ये पदार्थ जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनके गंध में परिवर्तन हो जाता है और इनके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ये खराब हो जाते हैं, ये हम कह सकते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। इतनी छोटी सी बात याद रखिए, जब कोई भी तेलीय या वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो वह उपचयित हो जाता है और उसके गंध या स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यही घटना विकृत गंधिता होती है। जैसे दोस्तों क्या होता है, क्या होता है, जैसे चिप्स जो आपका होता है उसकी थैलियाँ इतनी फूली हुई होती हैं। क्यों फूली हुई होती हैं, कभी सोचा है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस चिप्स को खराब होने से बचा लेती है। ठीक, अगर वो उसमें ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो वो खराब हो जाएगी चिप्स। इसलिए दोस्तों नाइट्रोजन हमेशा तेलीय तथा वसायुक्त पदार्थों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। जो आपके खाने वाले पदार्थ हैं वहाँ पर रखो, उस पात्र में रखो जहाँ पे वायु ना पहुँच पाए। फिर निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। बताया ना मैंने आप लोगों को, क्या बताया था कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस भरते हैं, वही लाइन है यहाँ पे। एंड चौथा है आपका, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए। जी हाँ, अगर खाद्य पदार्थ हैं और पके हुए भोजन हैं, आलू कचौड़ी पकौड़ी जो कुछ भी है, उसे हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए सूर्य के प्रकाश से बचा कर रखना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, देखो, जब आपका और आपका दोस्त मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? मतलब कि दोनों दोस्त संयोजित हो गए। क्या हो गए? दोनों दोस्त संयोजित हो गए, वे दोनों मिल गए। जैसे आप मान लीजिए आप दोनों दोस्त एक तत्व हैं। क्या हैं? तत्व है। जब वो दोनों तत्व मिले तो क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। और जब दोनों तत्व मिलेंगे तो क्या होगा? एक नया पदार्थ बनेगा जिसे उत्पाद बोलेंगे। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये और प्लस बी ये दोनों मिले तो क्या हुआ? ए बी का निर्माण हुआ। ये दोनों हैं क्या भैया? ये दोनों हैं क्या हैं? ये दोनों कोई जान लो परमाणु हैं और ये दोनों परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, या इसे उत्पाद भी आप कह सकते हैं। ठीक,
H2 प्लस N2, ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, NH3 का निर्माण होगा। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। H2 और N2, यहाँ पे समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे एंड यहाँ पे NH3 के आगे 2 लिख देंगे, ठीक है, ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। मतलब कि जब दो दोस्त मिले थे तो संयोजन हुआ था, और जब दो दोस्त बिछड़ जाएंगे तो वियोजन हो जाएगा। यही होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि एक पदार्थ होता है वो वियोजित हो जाता है, जैसे ये भी है तो ये टूट जाएगा और ये प्लस बी में बदल जाएगा। इसका उदाहरण आप लोगों के लिए मैं नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। उसका मुझे पता था तो मैंने बता दिया। इसका मुझको भी नहीं पता है तो बताओ मैं आपको कैसे बताऊँ। आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे जो शब्द है कौन सा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वियोजन, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास ये कह सकते हैं। और ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है, इसे उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका उदाहरण आप लोग देखिए, CuO प्लस H2, इन दोनों ने क्रिया किया तो कॉपर और जल का निर्माण हुआ। CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे गायब हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन गायब गया, टाटा बाय बाय। एंड यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ भैया, इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन का ह्रास। तो ऑक्सीजन का ह्रास हमने बताया आपको अपचयन कहलाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन में जब उत्पाद बना तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, H2 और H2O जल का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई तो इसे कहेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा आप लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित मैंने खल्लास कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा, आपको इसको सब तैयार करना है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अब अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए, और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो बताइए। का व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, कोड को कमेंट कीजिए, PDF ले जाइए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।